हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, कई मित्रों का, कई अभ्यर्थियों का कमेंट आया कि एक मास्टर वीडियो के रूप में हिस्ट्री का अपलोड किया जाए, क्योंकि हिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए जो बेहतर हो सकता है मैं उसी के बारे में फोकस करूं। तो दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री में मैं कोशिश किया हूं कि आपके लिए, चूँकि सभी का सेक्शन एक कंप्लीट घटनाओं को जो आपके लिए बेहतर हो सकता है, लंबा वीडियो हो जाता, फिर भी मैं कोशिश किया जो इम्पोर्टेंट प्रमुख घटनाएं प्रमुख ईस्वी के दौरान हुआ है मैं उसी पर आज आपके बीच लाया हूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर यह वीडियो लगेगा और आप काफ़ी फ़ायदा इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत से अंत तक आप देखेंगे जो 67th बीपीएससी और सीडीपीओ, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए एक मास्टर वीडियो के रूप में मॉडर्न हिस्ट्री में मैं लाया हूँ। तो आप लोग दोस्तों और इसे शुरुआत से अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले 1885 ईस्वी में आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1988 को हुआ। संस्थापक इसके आप सभी जानते हैं ए ह्यूम के द्वारा किया गया था और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डार्विन और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में किया था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत की राष्ट्रीय जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि इसके बाद होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था और यह आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित थे। और आप सभी जानते हैं, कंफ्यूज करते हैं इसमें क्वेश्चन, कभी होम रूल के बारे में पूछा जाता है तो कभी एनी बेसेंट आप मार देते हैं और कभी बाल गंगाधर तिलक में मारते हैं। तो आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक बेलगांव के पुणे में और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन में पार्टिसिपेट हुआ था और यह दोनों के द्वारा इससे प्रभावित होकर इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों, जब हम जानते हैं कि गांधी युग आता है तो गांधी युग भी 1915 ईस्वी में अफ्रीका में 21 साल गुजारने के बाद, साउथ अफ्रीका में 21 साल गुजारने के बाद महात्मा गांधी भारत लौटते हैं और भारत लौटने के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है। क्या उपाधि दी जाती है? कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है। तो दोस्तों, कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात है, मैं आगे बताऊंगा कि 1916 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद से साबरमती की स्थापना किए। अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना 1916 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया जाता है और इनका आंदोलन फिर स्टार्ट हो जाता है 1917 ईस्वी में। कौन सा आंदोलन? जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, नील की खेती के लिए। नील की खेती के आप जानते हैं कि काफी फेमस रहा है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो आप सभी याद रखेंगे कि नील की खेती होती थी। उसी के संदर्भ राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, उनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे और वहां से तीन कठिया प्रथा के विरोध में, तीन कठिया प्रथा याद रखेंगे, तीन कठिया प्रथा के विरोध में, नील की खेती जो होती थी उसके विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इन्हीं का दूसरा आंदोलन खेड़ा जिले में हुआ था। दूसरा आंदोलन गांधी जी का गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था, जो खेड़ा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और वो आंदोलन का नाम या क्या था? कर नहीं देना। यानी कर जो अंग्रेजों के द्वारा टैक्स ली जाती थी और हमें काफी परेशान किया जाता था, चाहे आपका फसल हो ना या आप कोई अर्जित किए ना हो, फिर भी आपको टैक्स देना है। यानी गांधी जी के नेतृत्व में कर नहीं आंदोलन का शुभारंभ किया गया। कहां से? खेड़ा, गुजरात के खेड़ा जिले में। इसे दोस्तों आप लोग याद रखेंगे इसको। इसके बाद दोस्तों
1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ, जो उस समय लॉर्ड कर्जन थे, उनके हाथों में ब्रिटिश सत्ता थी, उनके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और फिर 1907 ईस्वी में सूरत फूट हो गया। 1907 ईस्वी में सूरत फूट भी पूछा जाता है। और दोस्तों जानते होंगे कि 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को 8 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा भी दी गई। दोस्तों आप सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था अंग्रेजों के द्वारा जो दमनकारी नीति थी, उसी में एक है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट में क्या था? नो वकील, नो दलील, नो अपील, यानी बिना अपील के, बिना दलील के। और यह कानून एक तरह से काला कानून के नाम से जाना जाता है। नो अपील, नो दलील और नो वकील, यानी बिना वकील के, बिना दलील के और बिना अपील के, ये कानून था। और जिसमें गिरफ्तार कर ली जाती थी, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसे? हम भारतीयों को। एक तरह से ये काला कानून था। और जानते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो 2 गिरफ्तार हुए थे वो थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल 2 थे। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को किसके तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। इसके बाद दोस्तों उसी समय खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी महत्वपूर्ण है। 1919 ईस्वी में जालियांवाला ये रॉलेट एक्ट लाया गया। इसके बाद खिलाफत आंदोलन भी 1919 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन क्या था? जो विश्व में धर्म गुरुओं के द्वारा एक तरह से खिलाफत पद होता है। मुस्लिम संप्रदाय में खिलाफत एक पद हुआ करता था। इस पद खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में, यानी इस पद के समर्थन में खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। और ये भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है तुर्की इस समय हुआ था 1919 ईस्वी में। इसीलिए मैंने इसमें कहा है खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ यह आंदोलन था, चूंकि वह समाप्त करने की प्रक्रिया में था। तो दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी। यह कई बार प्रश्नों को पूछा गया है, तो आप सभी इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भारत में असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ? गांधी जी का चूंकि 1917 ईस्वी में आगमन हो गया, चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ हो गया। उसी दरमियान आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हो गया। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी, उस दमनकारी नीति के विरोध में महात्मा गांधी का कहना था हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, यानी असहयोग करेंगे। और एक तरह से 1920 ईस्वी में यह हुआ। और क्यों हुआ दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि जालियांवाला हत्याकांड के कारण। मैं आगे उसके बारे में और डिटेल कर दूंगा। और उसी समय जब यह घटना हुई, उस घटना के बाद इनके द्वारा जो कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ये सभी वापस कर दिया गया। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर को भी जो सर की उपाधि दी गई थी, वो भी वापस कर दिया गया। जैसे होता ना आज भी भारत में, किसी को सरकार से अगर पसंद नहीं है, सरकार के खिलाफ में कुछ दिखाना है, तो अपनी पद जो हमें मिला है या हमें जो पुरस्कार मिला है उसको वापस करते हैं। उसी समय इनके द्वारा भी कैसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि वापस कर दी गई। तो दोस्तों महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्यों असफल हो गया? असफल होने के कारण भी है कि गोरखपुर के चौरा चौरी नामक एक स्थान है, वहां पे क्या हुआ? चौरा चौरी कांड के कारण यह आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों को गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरा चौरी के पुलिस थाने में आग लगा दिया। और आग लगा दिया, इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई। तो स्वाभाविक है दोस्तों, गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। वह नहीं चाहते थे कि हिंसा के माध्यम से हमें शासन मिले और हमें स्वतंत्रता मिले। हमें कैसी शासन व्यवस्था चाहिए? जिसमें
और हिंसा न हो। तो यह घटना के कारण गांधी जी के द्वारा रोक दिया गया आंदोलन को और इस तरह से यह असफल हुआ। इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कई एग्जाम्स में पूछा गया। महात्मा गांधी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने, मात्र एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो बेलगांव के अधिवेशन में। बेलगांव में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद दोस्तों 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 को एक और कांड है जो काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जा रहा सरकारी खजाने को काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल और आगा खान ने, जो अशफाक उल्लाह खान ने, यानी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने लूट लिया। कहाँ पे? उस रेलगाड़ी से जो सामान विदेशी शासन के द्वारा ले जाया जा रहा था, इनके द्वारा लूट लिया गया और इस कांड को कहा जाता है काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेजी सत्ता हुकूमत के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ईस्वी है जो एग्जाम्स में पूछा जाता। मैं उसी को एक सीक्वेंस में कोशिश किया हूं कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपके लिए स्लाइड में लाऊं और आपके लिए कुछ बेहतर हो सकता है। क्योंकि एक किताब आप जब पढ़ेंगे, किताब में बहुत सारे डिटेल दिया गया है और आप उसमें छाट नहीं पाएंगे और उसमें से निचोड़ नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं एक निचोड़ के रूप में, मास्टर वीडियो के रूप में आपके बीच लाया हूं। इसके बाद दोस्तों आगे मैं बताऊं कि 1927 ईस्वी में संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1927 ईस्वी में याद रखेंगे कि साइमन कमीशन, इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया और इस कमीशन का काफी विरोध यहां हुआ था। कहां पे? भारत में। और लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया जिसमें इनकी मृत्यु भी हो गई। इस कमीशन का काफी विरोध किया गया जिसमें लाला लाजपत राय का काफी योगदान रहा, जोरदार तरीके से विरोध हुआ। आप सभी जानते हैं कि लाल बाल पाल के नाम से 3 क्रांतिकारी जो गर्म दल के थे वो जाने जाते हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल, यानी ला से लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों गर्म दल के थे। और इसी साइमन कमीशन के विरोध के कारण, लाठियों से प्रहार के कारण लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। आप जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। उसमें वायसराय यहाँ के लॉर्ड इरविन थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो याद रखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ जिसमें गांधी जी भाग नहीं लिए और इन सब के द्वारा भाग लिया गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर को 1931 ईस्वी को सेंट पॉल पैलेस लंदन में हुआ और इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखेंगे दोस्तों। और इसमें जो सदस्य थे गोलमेज सम्मेलन में, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे और जो दलित के प्रतिनिधित्व कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें महात्मा गांधी सम्मिलित हुए। और गांधी जी, कभी कभार पूछा जाता है कि गांधी जी कैसे गए थे वहां, तो गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन आए थे और फ्रैंक मैरस ने गांधी जी को इसी में कहा था अर्धनग्न फकीर। किस अर्धनग्न फकीर कहा गया था
किनके द्वारा? फ्रैंक मैरस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में कभी पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। और तीसरा दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 स्थान लंदन ही था और कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। किसके कारण? कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। एकमात्र ऐसे नेता थे जो दलित प्रतिनिधित्व के रूप में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिटेल बात करने लगूँ काफ़ी समय लग जाएगा और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का काफ़ी अहम रोल था, मैं उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करूँगा। इसके बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का पहले आपने देखा 1917 का खेड़ा का, इसके बाद असहयोग आंदोलन और फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। और जानते हैं दोस्तों इसको नमक कानून के रूप में कहा जा सकता है, नमक यात्रा के रूप में कहा जा सकता है। और इस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन और गांधी जी की मांग जो इसमें रखी गई थी लॉर्ड इरविन के समय वह अस्वीकार कर दिया गया। और 12 मार्च 1930 ईस्वी गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती में दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा के साथ की थी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। यह दोस्तों कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इसे जरूर देख लेंगे और इस स्लाइड से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जब उसमें गांधी इरविन था तो गांधी और वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे उनके बीच समझौता हुआ, लेकिन समझौता में कुछ फलाफल निकला नहीं, कुछ रिजल्ट आया नहीं। लॉर्ड इरविन की शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना चाहिए। गांधी जी से कहते हैं कि आप इस आंदोलन को समाप्त करिए। कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए, ये सब लॉर्ड इरविन का कहना था। महात्मा गांधी की शर्तें 11 सूत्री थी, इनके द्वारा 11 सूत्री मांग रखी गई जो मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा कि इस समझौता फिर नहीं मांग को स्वीकार किया गया। 11 सूत्री मांग थी इनमें कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध किया जाए। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे तो इनकी डिमांड भी इसी तरह थी। विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए, भूमि लगान आधा और उस पर काउंसिलिंग का नियोजन रहे, नमक कर को समाप्त किया जाए। चूंकि दोस्तों आश्चर्य की बात है, ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उस समय नमक पर भी टैक्स लिया जाता था। समझ सकते हैं कि कैसी विडंबना थी उस समय। हमारा जो गुलाम देश था उनके जंजीरों में जकड़ी हुई थी और उसी से हम आजाद होना चाहते थे। तो स्वाभाविक है सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, भारतीय समुद्र केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दिया। दोस्तों उसमें गुप्तचर व्यवस्था थी और जनता पर नियंत्रण रखी जाती थी। उस समय उनकी शासन व्यवस्था ऐसी थी कि हम दबे कुचले महसूस करते थे, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उससे हम आजाद होना चाहते थे। और यही सब गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग अपनाते थे और कुछ गरम दल के लोग क्रांतिकारी के रूप में अपने आजादी लेना चाहते, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था, स्वतंत्र होना। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं गोलमेज सम्मेलन के बाद एक पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट काफी फेमस रहा है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है और पूना पैक्ट के इतिहास के पन्नों में काफी मायने रखता है जो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच होता है। दोस्तों चूंकि डॉक्टर अंबेडकर उस समय अपने समाज की दुर्दशा को देखकर, शासन व्यवस्था और यहाँ की समाज की कुरीति को देखकर काफी आहत और मर्माहत थे। वो चाहते थे कि हम अपनी बात को समाज के लिए इस रूप में रखें चूंकि उसको कैसे उबार सकें। अब पूना पैक्ट में जब गांधी जी हर किसी के लिए एक मत देने का प्रस्ताव रखते हैं तो अंबेडकर कहते हैं कि अगर ये अछूत है, ये दलित है, ये शोषित है, पीड़ित है, चूंकि आजाद भारत में भी ये एक तरह से पिछड़ेपन महसूस करते थे और शोषित महसूस करते थे, इसलिए बाबा साहब कहते थे इनके लिए 2 प्रतिनिधित्व दिया जाए, 2 मतों का अधिकार दिया जाए, जिसके कारण गांधी जी
आमरण अनशन पर भी बैठ गए। तो खैर एनीवे इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगा। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। परिणाम क्या हुआ? केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया जाए। यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना है कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया जाए। गांधी जी को इसमें था कि नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं होगा और मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। अंततः आमरण अनशन पर बैठ गए और एक तरह से कस्तूरबा गांधी दया की भीख मांग रही थी। गांधी जी की सेहत काफ़ी खराब हो गई थी और अंततः पूना फैक्ट जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था उनके अनुरूप नहीं हो पाया था। तो गोलमेज सम्मेलन दोस्तों मैंने बताया 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। अम्बेडकर तीनों भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये पूछा जाता है कि उस समय तीनों गोलमेज के सम्मेलन कौन प्रधानमंत्री थे, तो याद रखेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1935 ईस्वी काफी अहम रखता है। मैंने कभी बताया था और कई बार जिक्र किया और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1935 में भारत सरकार शासन अधिनियम पारित किया गया जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। दोस्तों आज भी हमारे भारतीय संविधान में जो आंतरिक स्रोत है वो सबसे अधिक कहाँ से लिया गया? 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, जो अंग्रेजों के समय भी संचालित थी और उसमें काफी व्यवस्था है, जैसे नागरिकता, आपातकाल, ये सब उससे ही ली गई है, जो हमारा आंतरिक स्रोत है। तो काफी मायने रखता है 1935 में भारत सरकार शासन अधिनियम। इसके बाद दोस्तों 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दिया, क्योंकि हालात ऐसी थी, परिस्थितियां थी कि यही बिखराव होना स्टार्ट हो गया और पाकिस्तान नाम का जो है चौधरी रहमत अली ने दिया। पाकिस्तान शब्द का नाम जो पाकिस्तान अलग अलग नाम के लिए याद करेंगे, कभी पूछा जाएगा, चौधरी रहमत अली ने ही प्रस्ताव दिया था। और 24 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी। 1942 में दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और उस समय एक तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का उसी समय से शुरुआत हुआ था और संपूर्ण देश में इसका प्रसार हुआ और इस युद्ध में बढ़ चढ़कर युवा वर्ग, विद्यार्थी लोग, छात्र लोग, महिला पुरुष वर्ग, बुजुर्ग लोग, सभी लोग इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए ताकि अंग्रेज यहाँ से जाए और हम गुलामी की बीड़ियों से मुक्त हों। इसके बाद दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का निर्माण की रूपरेखा रखी गई और इसी मिशन के तहत बनकर तैयार हुआ कैबिनेट मिशन। और 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। किसके अनुसार? लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 के अनुसार भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। एक तरह से समरी के रूप में दोस्तों ये था पाकिस्तान की मांग। मार्च 24 लाहौर अधिवेशन में ये किया गया था, मैंने इसको बता दिया। इसके बाद दोस्तों कुछ प्रमुख आंदोलन जो समरी के रूप में मैं बताऊं, चंपारण सत्याग्रह 17, खेड़ा सत्याग्रह 18, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 20, नमक आंदोलन यानी स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस तरह से दोस्तों और एक लास्ट भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में हुआ। इसमें विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी और सबसे पहले भूमि दान देने वाले रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। इस तरह से दोस्तों कई और कुछ ईस्वी कुछ सन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मैं आने वाले समय में कुछ अलग समय बता दूंगा, लेकिन एक कोशिश थी कि एक समरी के रूप में, एक मास्टर वीडियो के रूप में मॉडर्न हिस्ट्री को आपके बीच रखूं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों आपकी कमेंट की अपेक्षा मैं करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में देंगे, मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।